नमस्कार। अभी कुछ देर पहले चुनाव आयोग ने देश में लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बजा दी है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और 4 जून को मतगणना होगी। विभिन्न राज्यों में 543 सीटों पे, लोकसभा की 543 सीटों पे चुनाव होंगे और इसके साथ 4 विधानसभाओं की भी चुनाव होंगे। इस पे हमारे साथ हैं देश के वरिष्ठ राजनेता, चिंतक, समीक्षक जगदीश ममगाई जी। दिल्ली से लेकर देश की राजनीति पे उनकी गहरी पकड़ है। वो इन चुनावों को किस नज़रिए से देखते हैं, संसद की चौखट प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, ऐतिहासिक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हम इस समय चाय पे चर्चा कर रहे हैं। 1 घंटे पहले ये चुनाव की घोषणा की गई। ममगाई जी, नमस्कार। किस ढंग से आप इस चुनाव को देख रहे हैं 2024 के, कि देश के 140 करोड़ मतदाता, जिसमें चुनाव आयोग बता रहे हैं कि 97 करोड़ मतदाता देश के नए भाग्य विधाता को चुनेंगे। जिस प्रकार से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब की बार 400 पार, और विपक्ष कह रहा है कि देश में संविधान बचाने के लिए मोदी को हटाना जरूरी है, आप किस नज़रिए से देखते हैं इस चुनाव? देखिए, चुनाव तो निर्धारित है, 5 साल पूरे हो रहे हैं वर्तमान सरकार को, तो निश्चित तौर पर अप्रैल मई में चुनाव अब की संभावना थी, जिसकी घोषणा आज औपचारिक रूप से हो गई है। मोटे तौर पर यह है कि लोकसभा का चुनाव है, इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय विषयों पर ज़्यादा केंद्रित रहता है। स्थानीय मुद्दे इसमें उतने प्रभावी दिखते नहीं कभी भी। और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सीधा ये चुनाव जो है इस बार 2 दलीय व्यवस्था की स्थिति में आ रहा है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए है और दूसरी तरफ जो है विपक्ष का एक इंडिया गठबंधन है। दोनों में मोटे तौर पर राजनीति में अब ये रह गया है कि सीट एडजस्टमेंट किसका बेहतर होता है, किसका समय से होता है, तो उसको एक लीड मिल जाती है। जैसे कुछ राज्यों में बीजेपी ने अपना सीट एडजस्टमेंट बहुत जल्दी कर लिया, तो उन राज्यों में बीजेपी के लिए अच्छा संभावना बनेगी। इसी प्रकार कुछ राज्यों में विपक्ष के गठबंधन इंडिया ने जो है सीट एडजस्टमेंट अच्छे प्रकार से कर ली है, तो वहाँ निश्चित तौर पर उनको उसका फ़ायदा होगा। क्योंकि पूर्व में यही देखा गया है कि ज़्यादातर मामलों में, चाहे इंदिरा जी के समय रहा हो, चाहे अटल जी के समय रहा हो, और चाहे अब मोदी जी के समय रहा हो, कि सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनके वोट जितने ज़्यादा बटे, उसका सत्तारूढ़ पार्टी को फ़ायदा होता है। जितना उनमें सामंजस्य बनता है, उतना सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चेतावनी बनती है। तो यही स्थिति मैं इस चुनाव में भी देखता हूँ कि जहाँ सीट एडजस्टमेंट स्टेट लेवल पर बेहतर होगा, बेहतर कैंपेन होगा जॉइंट, वहाँ पर उस पार्टी को लाभ होगा। इन चुनावों में जो प्रमुख मुद्दे हैं, जिस प्रकार से चुनावी बॉन्ड हैं, या पीएम केयर फंड है, या अन्य मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जहाँ मोदी सरकार विकास के मुद्दे पे भारत को विश्व के शक्तिशाली देश बनाने के लिए आह्वान कर रहा है, वहीं विपक्ष कह रहा है कि ये संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा मोदी सरकार बन चुकी है। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर चुनावी बॉन्डों पर पक्ष और विपक्ष कटघरे में आया है, सरकार कटघरे, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बात ये होती है कि जो भी सरकार होती है, राज्य सरकार में जहाँ गैर बीजेपी सरकार है वो
अपनी उपलब्धियां, अपनी तारीफ में अपनी पीठ थपथपाती है। दावा यही करती है हमेशा कि आम आदमी तक, गरीब आदमी तक, पिछड़े हुए आदमी तक हम पहुँचे हैं और हमने उनका उत्थान किया है। इसी प्रकार केंद्र में जिसकी सरकार होती है वो केंद्रीय स्तर पर अपनी कार्यक्रम या अपने घोषणाओं के आधार पर अपनी पीठ थपथपाता है। और जाहिर तौर पर विपक्ष का काम ये है कि भाई वो सत्तारूढ़ सरकार की कमियां, सत्तारूढ़ सरकार की द्वारा कहीं अगर जन विरोधी कोई फैसला हुआ है तो उस पर सवाल उठाए और उस पर अपना प्रचार करे, ये एक स्वाभाविक है। तो अभी वर्तमान सरकार 5 साल पूरे करके जा रही है। सरकार का दावा है मुफ्त अनाज की दृष्टि से, सरकार का दावा है कोरोना काल में वैक्सीनेशन की दृष्टि से अच्छी काम कर पाए। सरकार का दावा है कि मकान, रहन सहन, जीवन स्तर उठाने का, उपलब्ध कराने का आम और गरीब लोगों को। इसी प्रकार कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे सरकार धारा 370 को समाप्त करने का एक उपलब्धि मानती है, सीए को लागू करने को एक उपलब्धि मानती है। तो श्री राम मंदिर आंदोलन से जो सारा आज राम मंदिर की स्थापना हुई है, उनके नज़र में ये मुद्दे हैं, उपलब्धियां हैं। अब उसके विपरीत अगर विपक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो रोजगार की दृष्टि से कहीं ना कहीं युवाओं में असंतोष है। रोजगार के अवसर जितने मिलने चाहिए थे या जितने प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई थी कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, उस तक सरकार नहीं पहुंच पाई है। रोजगार की संभावनाएं उतनी अवसर नहीं मिले। इसी प्रकार कोरोना काल के दौरान वैक्सीनेशन के इफ़ेक्ट और आफ्टर इफ़ेक्ट पर भी आम लोगों में कहीं ना कहीं संदेह है। कोरोना काल में 1.5-2 लाख लोगों की मृत्यु हुई। इतनी बड़ी संख्या में देशवासियों की मृत्यु होना ये कहीं ना कहीं एक तकलीफदेह है। और रोज़गार के साथ किसान मुद्दों पर है। किसान मुद्दों पर सरकार भी बैकफुट पे आई। पहले 3 लॉ घोषित करे, बाद में किसानों के और विपक्ष के विरोध के बाद उनको वापस लिया। तो ऐसे सब मुद्दों पर लोगों ये चुनाव केंद्रित रहेगा। अक्सर होता ये है कि कई बार चुनाव मुद्दों पर होने की जगह इमोशंस आधारित हो जाता है। इमोशनल इलेक्शन जो है वो कई बार मुद्दों को गौण कर देता है। और जहाँ तक आपने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कही, तो निश्चित तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पहला थोड़ा सा जो झलक आई है, उसमें कहीं ना कहीं ये तो दिखता है कि कोई कंपनी अगर 2 करोड़ रुपए की इनकम दिखा रही है और अगर वो 100 करोड़ 80 करोड़ डोनेशन दे रही है, तो इसका मतलब उस कंपनी ने देश के साथ इनकम टैक्स के साथ छल किया है। वेतन भोगियों का तो इनकम टैक्स जो है एक पैसे का सरकार वसूल कर लेती है, लेकिन ज़्यादातर बड़ी कंपनियां, बड़े धन्ना सेठ अपनी कंपनी का घाटा दिखाते हैं या कम प्रॉफिट दिखाते हैं, कम इनकम टैक्स देते नहीं है, या देते हैं तो बहुत थोड़ा सा देते हैं। अगर 2 करोड़ रुपए दिखा रहा है प्रॉफिट और इनकम टैक्स 2 करोड़ रुपए दे रहा है और डोनेशन में 180 करोड़ या 100 करोड़ दे रहा है, तो इसका मतलब उसने इनकम को छुपाया है और इतना दिया है तो कुछ और भी उसके पास रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं देशवासियों के साथ विश्वासघात उस कंपनी ने किया है। और ऐसी सभी मामलों में जहां चीज़ें इस तरीके से हैं कि आय से अधिक दान या आय से अधिक लेन देन हो रहा है, तो ऐसी सभी मामलों पे इनकम टैक्स को गंभीरता से जांच करनी चाहिए और उनसे पूरा टैक्स वसूलना चाहिए। और साथ ही साथ अगर कहीं उसमें आपराधिक मामला है तो आपराधिक मामला दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर चाहे दोषी राज्य की किसी सरकार के, हर जगह जहां सरकारें होती हैं वहां वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होती है। जहां केंद्र की सरकार है वहाँ केंद्र के सरकार पर सवाल उठते हैं। तो इस पर ये देश के लोगों का पैसा है और अगर लेन देन से उनको लाभ हुआ है तो कहीं ना कहीं देश के आम आदमी को, देश के श्रमजीवी को, देश के मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को के हितों के पर कुठाराघात है ये। तो इस पर आने वाली सरकार या पॉलिसी व्यवस्था अभी भी जांच कर सकती है। इस पर
सख्त जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा तरीके से इसको अब तक लिया है। अगर निगरानी भी सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में हो तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, क्या ये बोफोर्स घोटाले की तरह ये जो चुनावी बॉन्ड घोटाला है, ये देश के जनमानस को और चुनाव को प्रभावित करेगा? देखिए, सवाल घोटाला, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी जनता के साथ या प्रशासन के साथ या शासन के साथ, वो गलत तो गलत ही है। अब राजनीतिक लाभ हानि क्या होती है क्या नहीं होती, ये तो एक अलग परिप्रेक्ष्य है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों को सज़ा नहीं होगी और उनको बचने का रास्ता बना रहेगा और वो इस प्रकार के आड़ में, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड के आड़ में, चाहे डिफेंस सेक्टर में कमीशंस के आड़ में अगर अपने को बचा लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, जो टैक्स पेयर है, उसके टैक्स के पैसे से आप उसको तो जो है उसके तो बैंक में रखे हुए इंटरेस्ट पे भी टैक्स ले लेते हो, उसके हर जगह पे टैक्स आप ले रहे हो, तो वो उससे टैक्स आप वसूल कर रहे हो इसलिए कि देश का विकास हो। विकसित देश के लिए वो टैक्स देता है, अपनी पेट काट के भी देता है। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग होगा, उसका कुछ माफिया और कुछ जो है इस प्रकार के गिरोहबंदी करके कुछ उद्योगपति उद्यमी लूट लेंगे, तो ये इसको देश सहन नहीं करेगा। उसका राजनीतिक मुद्दा बने या ना बने, ये एक अलग पक्ष है, लेकिन करप्शन के खिलाफ सरकार को ज़ीरो टॉलरेंस मेंटेन रखना चाहिए। इन चुनावों में, जो आने वाले चुनाव हैं, जिस ढंग से 19 अप्रैल को पहले चरण में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने हैं, आप दिल्ली से लेकर उत्तराखंड के समाज की, वहाँ की राजनीतिक ताने बाने के बहुत विशेषज्ञ रहे हैं, तो आप इस समय जो चुनाव हो रहा है इन दो देश के साथ, इन दो प्रदेशों में, उसको किस नज़रिए से देखें? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे हमारे मित्र विजय सती कह रहे थे कि उत्तराखंड में ठंडा मौसम रहता है देर तक और दिल्ली में गर्मी होनी शुरू हो गई है। तो पहले फेज़ में 19 अप्रैल को तो उत्तराखंड रखा और जब गर्मी पीक पे होगी और शनिवार रविवार की छुट्टी होगी तब आपने दिल्ली का रखा। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने मौसम और वहाँ के परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए था। बेहतर ये होता कि पहले जब गर्मी है तो गर्मी में दिल्ली का चुनाव शुरुआती दौर में होता और 25 मई पे उत्तराखंड होता, तो उत्तराखंड में देर तक गर्मी आती है और ठंडा मौसम देर तक रहता है। तो ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। इसको अगर सुधार सकता है इलेक्शन कमीशन तो सुधारना चाहिए। जहाँ तक राजनीतिक स्थिति की बात है, तो पिछले 2 चुनाव से 7 दिल्ली की और 5 उत्तराखंड की 12 की 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय होती रही है। लेकिन इस बार थोड़ा सा वातावरण इस दृष्टि से भी देखा जाएगा कि 7 में से दिल्ली में 6 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार बदले हैं। इसी प्रकार अभी तक उत्तराखंड के जो उम्मीदवार भाजपा ने घोषित किए हैं, उसमें 3 सीटों पर रिटेन किए हैं और 2 पे बदले हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ वहाँ 40% बदले हैं और यहाँ तो 80% से ऊपर बदले हैं। बदलाव का कारण सीधा सीधा मैं ये मानता हूँ कि जो जीते हुए प्रतिनिधि थे उनके काम के प्रति संतोष नहीं था या उनके काम के प्रति पार्टी और जनता में निराशा के भाव था, इसलिए उनको बदलना पड़ा। लेकिन बदलाव पार्टी ने अपने चुनावी योजना के तहत जरूर किया होगा, लेकिन उनके नाकामी से या उनके असरदार ना होने से, क्षेत्र में बहुत सक्रिय ना होने से, जो सरकार की नीतियां या सरकार के कामों का इम्पैक्ट या लाभ मिलना चाहिए था क्षेत्रवासियों को, वो शायद उतना नहीं मिला होगा। और उनकी जो विफलता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, इस पर सवाल तो खड़े होंगे कि वो एमपी असफल थे इसलिए बदले, नहीं तो बदलाव का तो कोई कारण भी नहीं है। तो ये 12 के 12 सीट सैचुरेटेड पॉइंट पे भारतीय जनता पार्टी है, सारी सीटें जीती हुई है, इसलिए इससे आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। लेकिन इनको मेंटेन करना और इनको 12 के 12 दोबारा जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर चुनौती होगी।
जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में इस बार गठबंधन हुआ है। पहले आप और कांग्रेस और भाजपा में त्रिकोणीय संघर्ष होता था। भाजपा 7 सीटें जीती दोनों बार, लेकिन इस बार डायरेक्ट फाइट है, क्योंकि कांग्रेस और आप में गठबंधन हुआ है। गठबंधन से कभी लाभ होता है, लेकिन कभी हानि भी होती है। तो इसलिए कांग्रेस और आप का गठबंधन क्या गुल खिलाएगा, भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन के साबित होगा, ये आने वाले समय में उनके चुनाव कैंपेन और चुनाव की एकजुटता ये साबित करेगी। जिस प्रकार से दिल्ली के राजनीति में केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की गले की हड्डी बन गई है, उनके तमाम आशाओं पे वज्रपात करके दिल्ली विधानसभा के बाद दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भी वो विजय हासिल करे। अब भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां मोदी जी के परचम से पूरे देश में, देश विदेश में अपना कीर्तिमान स्थापित करी, दिल्ली में असफल होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण दिल्ली में एक तो दिल्ली की डेमोग्राफी जो है, दिल्ली क्या है, राजधानी है, और राजधानी में सभी प्रदेशों के बासिंदे यहाँ निवास करते हैं, मतदाता हैं। देश भर में भी 10-11 राज्य ऐसे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नहीं है, तो वहाँ के भी लोग यहाँ रहते हैं। तो एक तो कारण ये है कि दिल्ली की डेमोग्राफी अलग प्रकार की है। दूसरी बात ये है कि इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए कि जब लोकसभा चुनाव होता है, तो चाहे वो मनमोहन सिंह जी के टाइम पर हो, 7 के 7 सीटें कांग्रेस ने जीती, और चाहे 2014 और 2019 हो, मोदी को वोट दिया लोगों ने, तो 7 के 7 सीटें दोनों बार 50% से ऊपर वोट पर भाजपा ने जीती। जहाँ तक विधानसभा और कॉरपोरेशन में इस बार, जहाँ तक विधानसभा में मानता हूँ कि 70 में से 67 सीट जीतना 2015 में एक इतिहास बनाना अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, वो एक बार हुआ, लेकिन दूसरी बार फिर 60 से ऊपर सीटें जीतना। तो इसका अर्थ ये है कि दिल्ली में जो दिल्ली इकाई है, केंद्रीय स्तर पर तो मोदी जी के नाम पर लोकसभा के लिए लोग वोट कर देते हैं, लेकिन राज्य स्तर पर जो भाजपा की दिल्ली इकाई है, या दिल्ली के जो भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो इतने छुटभइये स्तर के हैं कि वो अरविंद केजरीवाल के से बड़ी लाइन करने की कोशिश न करके सारा अपना जोर अरविंद केजरीवाल को गाली देने में, अरविंद केजरीवाल की लाइन छोटी करने में, उसके बयानों पे प्रतिक्रिया देने तक सीमित हो जाते हैं। अपना देखिए, केंद्र में सरकार थी, 10 साल सरकार रही, केंद्र में डीडीए भाजपा के पास, अनऑथराइज कॉलोनी के रेगुलराइजेशन करने का काम भाजपा की केंद्र सरकार को करना था, लॉ एंड ऑर्डर भाजपा की केंद्र सरकार के पास, 15 साल कॉरपोरेशन भाजपा के पास। तो भाजपा अपनी उपलब्धियां और अपनी केंद्र सरकार के कामों को, और अगर कोई काम नहीं हो पाया तो वो स्टेट पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो केंद्र सरकार को गाइड करे, केंद्र सरकार से अपनी बात रखे कि कौन सा मुद्दा रिजॉल्व करने के लिए, जनता के हित के लिए मुद्दे ये वाले हैं, उनको रिजॉल्व करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर एक गाइडेंस, एक सलाह के रूप में भी काम करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि 3 का 1 कॉरपोरेशन हुआ तो भी दिल्ली इकाई की कोई खास भूमिका उसमें इन्वॉल्वमेंट थी नहीं, दिल्ली के मामलों में कई मामलों में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती। तो ऐसे सारे मामलों में जहाँ एक तरफ दिल्ली के सांसद या दिल्ली के संगठन को केंद्र सरकार भी बहुत, मैंने देखा है, महत्व नहीं देती या फैसलों में कहीं शामिल कम करती है, वहीं दिल्ली की लीडरशिप भी नाम के कागज़ों में पदाधिकारी है, लीडरशिप ऐसी है नहीं कि जो कॉरपोरेशन, विधानसभा, लोकसभा में अच्छे मतों से अपने दम से जीतते हो, या जिनकी अपनी ज़मीन हो, लगातार जीतते रहते हो, या जिन्होंने क्षेत्र में संघर्ष से पहचान बनाई हो। सत्ता में आने के बाद पद लेके पहचान बनाना जो है वो पहचान नहीं होती, वो तो तात्कालिक होती है। दीर्घकालीन पहचान वही होती है जो आप क्षेत्र में संघर्ष करते हो। जब आप सरकार में नहीं थे तब भी संघर्ष करते थे। बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जिन्होंने ज़मीन दिल्ली में बनाई, मदन लाल खुराना ने बनाई, डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा ने बनाई, साहिब सिंह ने बनाई। तो क्षेत्र में काम करके जिन लोगों को उभरते हैं और जब वो नेतृत्व करते हैं तो निश्चित तौर पर एक भरोसा पैदा होता है। अभी क्या है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को भी लगभग 10 साल होने वाले हैं। मैं नहीं समझता कि 10 साल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, या जैसे वो
सिविल सर्विस में रहे हैं, पढ़े लिखे क्लेम है उनका और पढ़े लिखे हैं भी, तो जो एक नयापन आना चाहिए था। भाई मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस सेवा, ये तो अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। ऐसी स्कीम, ऐसे स्कीम तो साउथ में भी पहले चलती रही हैं, बहुत राज्यों में चलती रही हैं। ये इससे वोट पाना या इससे अपना जनाधार बढ़ाना, मैं इसको मानता हूँ कि ये तो गिव एंड टेक का खेल है। असली बात तब होती जब एक विज़न के साथ मुख्यमंत्री कुछ नई चीज़ें खड़ी करते, कुछ विकास की दृष्टि से नए आयाम लाते, तो मैं मानता कि उनके आने से कोई एक रेडिकल चेंज आया है। ये तो सीधा गणित का खेल है कि केंद्र सरकार मुफ्त अनाज योजना पर अब वोट मांग लेती है, तो ये मुफ्त बिजली पानी पे वोट मांग लेते हैं। तो मुफ्त से मुफ्त की मुकाबला है, इसमें मुद्दे कहीं नहीं है और इसमें आदर्श और इसमें विज़न कहीं नहीं है। जिस प्रकार से आप उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के भी एक प्रमुख हस्ताक्षर रहे, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, परंतु उत्तराखंड के लोग सड़कों पे है। राजधानी गैरसैंण भू कानून से लेकर मूल निवास से लेकर कई मारे जाए, अंकिता भंडारी जैसे प्रकरण उठे हैं, हल्द्वानी प्रकरण उठा है, उत्तरकाशी का जो प्रकरण उठा है, जोशीमठ का प्रकरण, इससे आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड की आम जनता क्यों निराश है और डबल इंजन की सरकार जो मोदी जी दावा करते हैं हम आपके साथ हैं, वो सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, दो प्रकार के बिंदु हैं इसमें। जो केंद्र सरकार या मोदी जी दावा करते हैं वो विकासशील योजनाओं की दृष्टि से दावा करते हैं। जहाँ तक राज्य का आंदोलन, राज्य गठन और गठन के बाद अपेक्षाएं और अपेक्षाओं में कुठाराघात और लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, ये स्थानीय मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दों की दृष्टि से मैं इसके लिए ये मानता हूँ कि उसमें उत्तराखंड के लोग भी बहुत हद तक दोषी हैं। उसका कारण ये है कि जो दल उत्तराखंड राज्य को एक ज़माने में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, फिर बड़ी संघर्ष के बाद कार्यकर्ताओं के दबाव में, जनता के दबाव में पहले 89 में भाजपा ने इसको स्वीकार किया, बाद में कांग्रेस हिल काउंसिल से करते करते यहाँ आ गई। जब राज्य बन गया तो लगभग दोनों पार्टियों ने उन लोगों को वहाँ स्थापित किया, उन लोगों को कमान दिया जिनका राज्य संघर्ष में दूर दूर तक कहीं भी योगदान नहीं था। कांग्रेस ने तो शुरुआती एनडी तिवारी से की, जो कहते थे मेरी लाश पर उत्तराखंड बनेगा। तो क्योंकि उत्तराखंड की जो प्रशासनिक नेतृत्व है या शासन का नेतृत्व है वो उन लोगों के हाथ में आया जिनका आंदोलन और आंदोलन के लिए कल्पना और पृथक राज्य के लिए जो कल्पनाएं थी उससे दूर दूर तक उनका रिश्ता नहीं था। इसलिए न तो उन्होंने राज्य की सोची, सबको सत्ता का लालच रहा। इसी कारण है कि जो अलग राज्य बना उस राज्य को उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन का जो विधेयक आया उसमें उत्तराखंड से सिंचाई की अधिकार, बहुत सारी डैम्स के अधिकार छीन लिए गए। उत्तराखंड की बहुत सारी संपत्ति आज भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। डैम के लाभांश जो है उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के पास जाते हैं, उत्तराखंड के पास नहीं जाते। अपना पानी भी उत्तराखंड के हाथ में नहीं है, बिजली उत्तराखंड के हाथ में नहीं है। वहाँ बन रहे हैं, वहाँ के लोग उसका दुष्प्रभाव झेलते हैं, वहाँ विस्फोट होते हैं एनटीपीसी के लिए, इसके लिए, लेकिन उनका लाभ वहाँ के लोगों को नहीं मिलता। और तो और वहाँ ठेके भी बाहर के लोगों को ज़्यादा मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक, अगर वहाँ उत्तराखंड के आंदोलन से जो समस्याएं जिसने देखी होती और उत्तराखंड की पीड़ा को समझा होता, ऐसे लोग बनते, तो शायद वो उत्तराखंड के पलायन की दृष्टि से, उत्थान की दृष्टि से, अलग राज्य की दृष्टि से, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, आज की डेट पर तो राजनीतिक दल कोई मौन रहकर और कोई वोकल रहकर आज की डेट में बांग्लादेशियों के भी वहाँ होने का समर्थन कर देते हैं, बाहर के आदमियों का भी समर्थन कर देते हैं। वहाँ जो अल मुस्लिम है, मुस्लिम की जो नई बिरादरी आई है या दूसरी क्षेत्रों से बिरादरी लोग इधर उधर से आ रहे हैं लोग, उनके भी वोट बैंक बनते जा रहे हैं। और वो उसके चलते जो है उत्तराखंड का जो मूलत्व है, जो उसकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं क्षय हो रही है। और वो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि आने वाले 10 साल बाद उत्तराखंड को फिर से पृथक राज्य के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उत्तराखंड का जो हिल क्षेत्र है वो सीमित हो जाएगा परिसीमन की दृष्टि से भी, और पलायन के लगातार हो रहे पलायन के कारण वो सिर्फ हिल एरिया एक
भौगोलिक रूप से रह जाएगा, लेकिन वहाँ जनता नहीं होगी, जनता नहीं होगी तो मतदाता नहीं होगा, मतदाता नहीं होगी तो सीटें भी कम हो जाएंगी और उत्तराखंड को एक बार फिर अपना राज्य, अपना नेता, इसके लिए फिर संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं किस प्रकार चुनाव करवट लेता है। इसी और आशा और विश्वास के साथ आपने बेबाकी से सारी प्रश्नों का उत्तर दिया और उस पर अपने विचार रखे। आने वाले समय में देश की जनता जनादेश किसको देती है। धन्यवाद।